गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। कल अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे जिसमें टेस्टिस पार्ट जो था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था, उसका अपने डिस्कशन कर लिया था। उसकी कौन कौन से पार्ट थे, किस टाइप से उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थी, उसका डिस्कशन हुआ था। आज अपने सेकेंड जो पार्ट है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम जो है वो देखें। तो आप लोगों ने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनको आप लोगों ने टेस्टिस नेम दिया था। तो ये टेस्टिस जो है वो इस टाइप से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। ये टेस्टिस है और टेस्टिस जो है जिस स्ट्रक्चर में अपने को मिल रहे थे उस स्ट्रक्चर को आप लोग नेम दे रहे हैं स्क्रोटम। ये ब्लू कलर से मान लें ये स्क्रोटम है। और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के साथ अटैच थे बाई गुबर्नेकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है गुबर्नेकुलम। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने कहा था कि जैसे मैंने यहाँ भी डिवाइड कर दिया है टेस्टिस को, जो पार्ट जो है ये वेंट्रल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है, इस टाइप से। ये भी सेम वो स्ट्रक्चर। फिर ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है अपने स्क्रोटम पार्ट जो है, इस स्क्रोटम पार्ट में आप लोगों को इस टाइप से मसल्स जो है वो मिलती है बेटा। इस टाइप की मसल्स जो है वो अपने को स्क्रोटम में मिलती है। और ये मसल्स जो होती है, इन मसल्स को बोलते हैं डाल्टस मसल्स। कौन सी मसल्स? डाल्टस मसल। और ये डाल्टर मसल्स क्या करती है, जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, या यूं बोल दें कि ये हीट सेंसिटिव है। और ये हीट सेंसिटिव जो डाल्टर मसल्स होती है, डाल्टस मसल्स जो होती है, वो टेस्टिस को विंटर्स के अंदर तो अपनी बॉडी के टच में रखने का काम, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और समर के अंदर ये थोड़ा सा रिलैक्स रहती है ताकि ये टेस्टिस जो है बॉडी से दूर रहे, इनको हल्की सी हवा लगे ताकि इनका टेम्परेचर जो है, मतलब स्क्रोटल पार्ट को एयर जो है उसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन रखना है, इस वजह से ये थोड़ा सा दूर रहती है। इन टेस्टिस में आप लोगों ने कहा था कि इस टाइप से टेस्टिकुलर सैक थे और इन टेस्टिकुलर सैक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। और इन्हीं ट्यूब्यूल्स का यहाँ अपने को जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो मिल रहा था, इसी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को आप लोगों ने नेम दिया था रेटे टेस्टिस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेटे टेस्टिस। उसके जस्ट बाद बात करें कि रेटे टेस्टिस से फर्दर जो स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो 10 to 12 आप लोगों ने बताई थी वो निकल रही है। और इसी स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम दे रहे थे। ये डाल्टस मसल इधर वाली, मैं एक बार इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर थी इनको आप लोगों ने नेम दिया था वासा इफेरेंसिया। और वासा इफेरेंसिया से इस टाइप से जो सैक लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको आप लोग नेम दे रहे थे वासा इफेरेंसिया, से जो सैक लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हम बोल रहे थे एपिडिडिमिस, ये है एपिडिडाइमिस। और इसी एपिडिडाइमिस से फर्दर जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रही थी वो थी आपके वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया। ये वासा डिफरेंशिया क्या करती है, इसके चारों तरफ से लिपट के ऐसे इसके ऊपर से होके वापस इस टाइप से आती है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या एम्पुला पार्ट के अंदर ओपन होती है। सोलन पार्ट होता है और इस सोलन पार्ट को ही आप लोग नेम दे रहे हैं एम्पुला। और एम्पुला पार्ट में ही
ओपन होगा आपके सेमिनल वेसिकल। इसी वजह से सेमिनल वेसिकल को एसेसरी में कंसीडर ना करके आप लोग ग्लैंड के अंदर कंसीडर कर रहे थे। और इस एम्पुलरी पार्ट से फर्दर जो है वो इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो निकलने वाली है और ये यूरोजेनाइटल ट्रैक में ओपन होती है। ये इस टाइप से सेम, इस साइड से भी सेम टू सेम डिटो कॉपी। ये इस टाइप से और ये इधर सेमिनल वेसिकल। ये इजेकुलेटरी डक्ट इधर की इस टाइप से। इजेकुलेटरी डक्ट के पास ही अपने को प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मिल रही है। मैं प्रोस्टेट ग्लैंड का भी डायग्राम यहाँ ब्लू कलर से डक्ट के पास में है, एक वन पेयर की फॉर्म में है। ये वन पेयर है पूरा का पूरा, ये इसको सर्कुलेट फॉर्म में। इसके अलावा इस पोर्शन पे अपने को, यहाँ तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर की साइड में ये जो है ये काउपर्स ग्लैंड जो है वो अपने को मिल रही है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि आप लोग देखेंगे तो ये जो डायग्राम है मेनली वो अपने को ऐसा डायग्राम दिखने वाला है। इसमें कौन कौन से पार्ट है इनके नेम जरूर अपने लिख लेते हैं थोड़े से। हाँ, एपिडिडेमिस तक हो गया। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है इसका नेम है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद में ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी। चलो इसके आगे देखते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला पार्ट, एम्पुला पार्ट। और एम्पुला के जस्ट बाद में ये जो रेड कलर से जो पाइप एम्पुला से आगे निकल रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो निकल रही है, इसको बोलते हैं आप इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट के बाद यदि बात करें आप लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर की जो ग्लैंड्स जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखी है, इन ग्लैंड्स को सारों को मैं एक ही साइड में लिख देता हूँ। ये आपके है सेमाइनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा ये ब्लू कलर की जो ग्लैंड है ये है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा ये जो ग्लैंड है इन ग्लैंड्स को बोलते हैं आप लोग काउपर्स ग्लैंड, या इन्हीं का दूसरा नेम है आप लोग लिख सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके अलावा यदि बात करें आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर मिल रही है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक। ये कॉमन पाथ होता है बेटा फॉर यूरिन एक्सक्रीशन एंड फॉर स्पर्म या रिलीज ऑफ स्पर्म।
उसके अलावा बात करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ये है आपके प्रीपियूस, सॉरी ये फोर्स प्रीपियूस है बेटा, ये प्रीपियूस जो स्किन होती है पेनिस पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये पेनिस, इस पेनिस का ये आगे वाला पार्ट जो स्वोलन पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है आपको, इस पार्ट को आप बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस पे ये जो स्किन होती है उस स्किन को आप लोग नेम देते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन। और इसके अलावा यदि आप बात करें इसमें तो ग्लांस पेनिस हो गया, फोर स्किन हो गई, प्रीपियूस हो गई, स्क्रोटम पार्ट हो गया, स्क्रोटम में डार्टस मसल्स हो गई, हाँ ये रह गई भाई। इसमें आप लोग बात करें तो ये है आपके यूरेथ्रा, सॉरी यूरेटस, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर आपके यूरेटस हो गया। मेन पार्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीट हो गया बेटा अपने। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, उसकी स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ बताई। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इस डायग्राम को 2 to 3 टाइम्स आप ड्रॉ करें, ताकि एग्जाम में जब भी ये डायग्राम पूछा जाए तो आप लोग इसको इजी गोइंग जो है वो कंप्लीट कर सकें बेटा। इसके अलावा यदि अपने इन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर के अलावा इनकी बात करें अपने फंक्शन की, तो आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा गुबर्नेकुलम क्या कर रहा है, टेस्टिस को स्क्रोटल पार्ट के साथ अटैच करने का काम कर रहा है। दूसरी बात है कि ये बॉडी पार्ट से स्क्रोटम पार्ट नीचे की तरफ होता है। आप क्यों मान लें कि ये अपने पेल्विक रीजन जो है वो है, इससे नीचे की तरफ हल्के से लटके रहते हैं। टेस्टिस जो है वो बाहर की तरफ लटके रहते हैं, स्क्रोटम पार्ट जिसको बोलते हैं। अब ये जो बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि इसको टेम्परेचर जो है वो कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लो चाहिए, कम चाहिए। और इसी वजह से ये क्या होता है, बॉडी से आउटसाइड लटके रहते हैं। इन टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच करने का काम गुबर्नेकुलम कर रही है। उसके बाद में आपने कहा कि सर टेस्टिस के अंदर ही अपने को रेटेटेस्टिस मिलने वाले हैं, रेटेटेस्टिस के अलावा वासा इफेरेंशिया मिलने वाली है। वासा इफेरेंशिया ओपन होती है आपके एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के आप लोगों ने कल 3 पार्ट किए थे, एक किया था कैपट, एक किया था कोडा, और एक आप लोगों ने किया था कार्पस, सॉरी कैपट, कार्पस एंड कोडा। इसमें से जो कार्पस पार्ट है वो मेन पार्ट होता है, कार्पस पार्ट जो है वो मेन पार्ट होता है एपिडाइमिस का। ये एपिडाइमिस का जो मेन पार्ट है, इसका फंक्शन होता है कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेसिटाइजेशन ऑफ स्पर्म का मतलब है कि स्पर्म के अंदर मोटिलिटी जो आती है, स्पर्म के अंदर जो कैपेसिटी आती है, वो कैपेसिटी मूव करने की जो है वो कहाँ आती है, इस एपिडाइमिस के कैपट पार्ट, सॉरी कार्पस पार्ट के अंदर ही आती है। और ख़ास बात यह है कि आप लोगों को कैपेसिटाइजेशन का क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि स्पर्म गेट कैपेसिटाइजेशन इन, तो 2 ऑप्शन आते हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है वेजाइनल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड सेकंड आता है आप लोगों के एपिडिडाइमिस पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप लोगों को वेजाइनल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करना है, क्योंकि कैपेसिटाइजेशन जो एपिडिडाइमिस में होता है वो टोटल का 30% होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो वेजाइनल पार्ट है उसके अंदर कैपेसिटाइजेशन की प्रोसेस कितनी होती है, वो होती है आपके 70%। इसलिए यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कौन सा पार्ट करना पड़ेगा, वेजिनल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो करना पड़ेगा। और इस एपिडाइमिस की क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और अप्रोक्स 5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है बेटा ये, यानी ये टेस्टिस को इस टाइप से ऐसे कवर करती है, मतलब 5 to 6 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ जो है वो बता रहे हैं। तो ये आपके एपिडाइमिस पूरा हुआ। एपिडाइमिस के बाद यदि आप लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो वासा डिफरेंशिया जो है वो अप साइड में एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पर्म्स को या
मेल गैमीट्स को एपिडिडाइमिस टू ट्रांसफर करती है एम्पुलरी पार्ट के अंदर, एम्पुला पार्ट के अंदर जाके ये ओपन होती है। और वासा डिफरेंशिया जो है इसकी लाइनिंग जो है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम से बनती है। इसकी लाइनिंग जो है अंदर की वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम से बनी होती है। उसके बाद यदि आप लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ इसमें वासा डिफरेंस को यदि आप कट करके इसको कट कर दिया, इसको यहाँ से वापस फोल्ड करके ऐसे बांध दिया जाए तो उसी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? वेसेक्टोमी। अपने 4th चैप्टर में भी करेंगे वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये क्या होती है? परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उसके बाद एम्पुला पार्ट की बात करें तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है और किससे बन रही है? वासा डिफरेंस से बन रही है और इसको एम्पुला बोल रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है? स्पर्म्स जो होते हैं वो पार्शियली स्टोर होते हैं। स्पर्म्स को पार्शियली स्टोर करने का काम किसका है? एम्पुला पार्ट का है, जिसमें स्पर्म्स को कुछ टाइम के लिए पार्शियली इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और इसी एम्पुला पार्ट के अंदर सेमिनल वेसिकल जो है वो ओपन होता है। सेमिनल वेसिकल सबसे बड़ी जो ग्लैंड है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये अपने को मिल रही है अभी। तो उसकी जस्ट बाद यदि बात करें आप इजेकुलेटरी डक्ट की, तो कॉमन पाथ है, इजेकुलेटरी डक्ट की बात करें तो ट्यूबुलर पार्ट है। और ये किस में ओपन हो रहा है? ये आपके ओपन हो रहा है आपके कॉमन पाथ में, या यूं मान लें यूरोजेनाइटल ट्रैक के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट, इसके अंदर से स्पर्म जैसे ही मैटिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम स्पर्म जो है वो यहाँ से एम्पुला पार्ट से रिलीज होकर किसमें आ जाते हैं? आपके इस यूरोजेनाइटल ट्रैक के अंदर आ जाते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक के अंदर। उसके जस्ट बाद बात करें आप इजेकुलेटरी डक्ट के बाद में, तो ये आता है आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक। यूरोजेनाइटल ट्रैक आप लोगों ने कहा कि सर इट इज अ कॉमन पाथवे बिटवीन फॉर एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और लास्ट एंड फाइनल पार्ट जो है वो आता है आपका पेनिस पार्ट। पेनिस पार्ट में आप बोलेंगे कि सर सिलेंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होती है और ये इरेक्टाइल होती है, क्योंकि मसल्स होती है इसमें ब्लड वेसल्स होने की वजह से इरेक्टाइल होती है। खास बात है कि ह्यूमन पेनिस के अंदर आप लोगों को किसी भी टाइप की बोन्स जो है नहीं मिलती। यानी ह्यूमन का जो पेनिस है वो बोनी पेनिस नहीं है, मस्कुलर पेनिस जो है वो होता है। बट आप लोगों को याद रखना है कि जो रैट है और इसके अलावा रैट के अंदर आप लोगों को बोनी पेनिस मिलता है। रैट के अंदर, चूहे के अंदर आपको बोनी पेनिस मिलेगा। और ऐसे बोनी पेनिस को आप बोलते हैं ओस पेनिस, क्योंकि बोन्स को क्या बोलते हैं? ओसिकल्स बोलते हैं। तो ओस पेनिस इन रैट, चूहों के अंदर ओस पेनिस अपने को मिल रहा है। आगे बात करें कि इस पेनिस पार्ट का के ऊपर आपको जो स्किन मिलती है, इस स्किन को बोलते हैं प्रीपियूस। और प्रीपियूस फोरस्किन, और आगे का पार्ट जो सोलन पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये स्ट्रक्चर अपने को जनरली मिल रहे हैं। यदि इसके बाद अपने बात करते हैं टीएस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस पेनिस। पेनिस के टीएस सेक्शन की बात करें आप लोग, तो आप ये कह सकते हैं कि सर टीएस सेक्शन में हमें इस टाइप से, यदि टेस्टिस का टीएस सेक्शन लेंगे तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जनरली मिलने वाली है। ये डोर्सल पार्ट है, डोर्सल पार्ट, और ये है इसका वेंट्रल पार्ट। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि वेंट्रल पार्ट जो है, उस वेंट्रल पार्ट के अंदर आप लोगों को इस टाइप से यूरोजेनाइटल ट्रैक की ओपनिंग मिलेगी, जिसको ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक। यूरोजेनाइटल ट्रैक जो है उसकी ओपनिंग अपने को मिलने वाली है। उसके अलावा आप बोलेंगे कि इस डोर्सल पार्ट के अंदर आप लोगों को इस टाइप से ब्लड वेसल्स जो है, ये मसल्स जो है वो मिलती है। और इन पार्ट को, इनके चारों तरफ आपको ब्लड वेसल्स जो है वो मिलने वाली है। ये 2 होते हैं, इनको बोलते हैं कार्पस कवर्नोसा, कार्पस कवर्नोसा।
और ये ग्लांस पेनिस जो है उसमें एब्सेंट होती है। यानी आप लोग यूँ बोल सकते हैं कि सर ये जो इस टाइप से पेनिस जो था, इस पेनिस का सोलन पार्ट था आगे का हिस्सा, तो इसमें ये जो कार्पस कैवर्नोसा जो होती है वो यहाँ तक ही रहती है और डोर्सल साइड में यानी अपर वाली साइड में मिलेगी अपने को, जबकि ये जो है क्या बोलते हैं कार्पस स्पोंजियोसम जो है, इसको बोलते हैं कार्पस स्पोंजियोसम। कार्पस स्पोंजियोसम, ये कार्पस स्पोंजियोसम अपने को इसके वेंट्रल पार्ट में मिलेगी और ये ग्लांस पेनिस तक भी है। मतलब ये कार्पस स्पोंजियोसम तो इस टाइप से कंप्लीट है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के बाहर का एरिया जो है वो कार्पस स्पोंजियोसम है, ये कंप्लीट है। जबकि ये अपने को कहाँ तक मिलती है, ये अपने को मिलती है ग्लांस पेनिस तक, यानी ग्लांस पेनिस में ये एब्सेंट होती है कार्पस कैवर्नोसा। उसके अलावा ये जो मसल्स है और ब्लड वेसल्स जो है, इनका एक सिस्टम है कि ये अपोजिट टाइप से वर्क कर रही है। कैसे वर्क कर रही है, किस टाइप से वर्क जो है वो ये करने वाली है, तो देखें नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये आपके जो जब पेनिस जो है रिलैक्स्ड रहता है, पेनिस रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेगा तो इनकी जो मसल्स है, ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। यानी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी तो इस एरिया के अंदर, इनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो नहीं आएगा, और ब्लड नहीं आएगा तो ऐसी सिचुएशन में जो पेनिस है वो रिलैक्स रहेगा। और जब पेनिस जो है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट कंडीशन जो होती है, उस इरेक्ट कंडीशन के अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि मसल्स जो है ये तो कॉन्ट्रैक्टेड सॉरी रिलैक्स रहती है, मसल रिलैक्स रहेगी तो ब्लड जो है वो प्रेजेंट इन मसल्स में ब्लड रहेगा, और ब्लड रहेगा तो ऐसी कंडीशन में जो पेनिस है वो क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। तो ये आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक अपोजिट फंक्शन हो गया कि जब मसल्स रिलैक्स होगी तो पेनिस इरेक्ट होगा, और जब मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेगी तब पेनिस जो है वो इरेक्ट होने वाला है। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे, पेनिस से रिलेटेड बातें थी कि पेनिस के अंदर कौन कौन से, इनका पूछा जाता है कार्पस कैवर्नोसा जो है वो कहाँ तक होती है, तो ये ग्लांस पेनिस तक होती है। कार्पस कैवर्नोसा की नंबर कितनी है, तो 1 पेयर है, जबकि आप बात करें कार्पस स्पोंजियोसम की तो ये ओनली 1 होती है। ये कुछ बातें इसने यहाँ दे रखी है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें टीएस सेक्शन ऑफ पेनिस का, दोबारा देख लें यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही। तो जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ये मस्कुलर पार्ट था और ये ब्लड वेसल्स थी। अब इन ब्लड वेसल्स में ब्लड आएगा तो ये ब्लड क्या करेगा, मसल्स पे प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा, मसल्स पे प्रेशर डालेगा तो इस कंडीशन में मसल्स दबी हुई रहती है, रिलैक्स्ड कंडीशन में रहती है, ठीक है। और जब ब्लड फ्लो की वजह से पेनिस क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। और जब ब्लड नहीं आएगा तो मसल क्या होती है, रिलैक्स रहती है, और रिलैक्स रहेगी तो पेनिस क्या हो जाएगा, आपके पेनिस जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। यानी ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से पेनिस रिलैक्स, और ब्लड फ्लो होने की वजह से पेनिस इरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ बोन ही नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बचे हुए हैं, इसमें से एक आप लोगों को पॉइंट मिलेगा कहीं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो अपने बात कर रहे थे कि इस टाइप से एब्डोमेन कैविटी है और ये स्क्रोटम पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में ये जो आपके ट्यूबुलर पार्ट था, इस ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू ही आप लोग बोल रहे हैं कि ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर्स है, ये सप्लाई अपने को रहती है, इन्हीं को बोलते हैं आप स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखें आप लोग कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का पार्ट कौन सा है। इसके जस्ट बाद अपने बात करते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है उनमें सबसे पहले बात करते हैं
सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल की बात करें, वुल्फियन डक्ट से बनती है। ओरिजिन किससे होता है इसका? वुल्फियन डक्ट से। देखो याद आ रहा होगा, वुल्फियन डक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपके सर्टोली सेल्स जो थी उनसे एक एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज हो रहा था, और एंटी मुलेरियन हार्मोन जनरली क्या कर रहा था? मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक रहा था और वुल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो ये आपके उस वुल्फियन डक्ट से फॉर्मेशन हो रही है और ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनती है भाई। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, इसकी लाइनिंग होती है अंदर की साइड में, और यही क्या करती है? ये लुब्रिकेटिंग एजेंट जो है उसका लुब्रिकेटिंग ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है, और ये अप्रोक्स सीक्रेटेड सब्सटेंस जो है वो अप्रोक्स 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन जो है उसकी फॉर्मेशन करने का काम कौन कर रहा है भैया? आप लोगों का केमिकल सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। और इसकी जो पीएच होती है इस केमिकल सिक्रेशन की, वो होती है 7.3 के अप्रोक्स, और इसमें मेनली आपको एक केमिकल मिलता है फ्रक्टोज। खास बात यह है कि ये फ्रक्टोज अपनी बॉडी में यदि कहीं मिलता है या बनता है तो वो कहाँ मिलता है? फ्रक्टोज आपके सेमिनल वेसिकल में बनता है, और यही रीज़न होता है कि सेमिनल वेसिकल यानी जो रैप टेस्ट होते हैं उस टाइम जो टेस्ट करते हैं, चेकिंग करते हैं कि भी रियल में रैप हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ रियल में किस चीज़ को चेक करते हैं? फ्रक्टोज टेस्ट जो है उसको टेस्ट करते हैं, फ्रक्टोज को टेस्ट करते हैं। फ्रक्टोज प्रेजेंट तो इंडिकेशन है, अदरवाइज नहीं है। वेजिनल जो स्कम जो होता है उसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो माना जाता है कि उसके साथ, उस फीमेल के साथ रैप हुआ है। तो फ्रक्टोज टेस्टिंग जनरली रैप के अंदर की जाती है। उसके अलावा इसके अंदर फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिट्रेट है, इसके अलावा इनोसिटोल है। ये कुछ केमिकल जो है वो आपके इससे सिक्रीट होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, फाइब्रिनोजन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनका सिक्रीशन जनरली, सोडियम सिट्रेट का भी इससे सिक्रीशन होता है। ये आपके सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के अंदर जनरली अपने को मिलते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो वो है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से अप्रोक्स 30% सिक्रीशन जो इसका है, सिक्रीशन जो है वो अप्रोक्स 30% पार्ट ऑफ सीमेन फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा इसके सिक्रीशन में अपने को जो मिल्की थिक स्टिकी और जेली लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर अपने को ज़्यादातर क्या है? सिट्रिक एसिड, इसका अलावा कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो अपने को जनरली इस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन जो है उसके अंदर अपने को मिल रहे हैं। और ज़्यादातर इसका जो सिक्रीशन है वो भी स्पर्म को क्या है, थोड़ा सा एक्टिवेट करने का काम जो है, एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो फंक्शन कर रहा है। थर्ड ग्लैंड जो आती है आपकी वो है काउपर्स ग्लैंड। यदि काउपर्स ग्लैंड की बात करें तो काउपर्स ग्लैंड वन पेयर ऑफ ग्लैंड की फॉर्म में अपने को मिलेगी। लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा आप लोगों ने देखी थी, इस टाइप से यूरेथ्रा की लेटरल साइड में अपने को मिल रही थी, वन पेयर की फॉर्म में अपने को जनरली मिल रही थी। इसके अलावा यदि बात करें, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी आप लोग इसको नेम दे रहे थे, और इसका जो सिक्रीशन है वो भी स्लाइटली एल्केलाइन जो है वो होता है, 7.2 के अप्रोक्स इसकी पीएच जो है वो जनरली अपने को मिल रही है। और इसका सिक्रीशन जनरली पेनिस का जो यूरोजेनिटल ट्रैक है उस यूरोजेनिटल ट्रैक के लिए लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का काम जो है वो करने वाला है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, अपने मॉड्यूल से एक बार जरूर रीड करें इसको। इसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे इसने दे रखा है, एक टर्म आ रही है सीमेन। आप बोलोगे सर सीमेन क्या होता है? तो जनरली क्या होता है, स्पर्म जो बनते हैं
उनके साथ जैसे ही ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का फ्लूइड होता है, फ्लूइड ऑफ ग्लैंड्स जो है वो मिल जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सीमेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्स 3 to 4 ml होता है। इसके अलावा इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच 7.3 के अप्रोक्स है। और नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होती है, यानी ये आपके 20 to 120 मिलियन पर ml सीमेन में होती है, यानी 1 ml सीमेन के अंदर 20 to 120 मिलियन स्पर्म मिलते हैं। यदि इससे ज़्यादा स्पर्म हो, ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन आ जाती है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है 20 मिलियन से पर ml से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में ये कह रहा है कि स्पर्म या तो एब्सेंट ही होंगे या लगभग खत्म हो जाएंगे। एजोस्पर्मिया में जनरली क्या होते हैं, स्पर्म जो है एब्सेंट इन सीमेन। इसके अलावा आता है, आप लोग यूँ बोल सकते हैं कि यूस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म्स की काउंटिंग जो है वो ज़्यादा हो। तो ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मेन पॉइंट जो है वो सारी की सारी बातें कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।